तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ टोटल रिकॉल। तो सबसे पहले हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो 21st सेंचुरी है वो केमिकल वॉर की वजह से बिल्कुल तबाह हो चुकी है और सिर्फ अब दो ही जगह बची हैं, एक है द कॉलोनी और दूसरी है द यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ब्रिटेन। तभी हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसकी जो आँख है वो खुलती है बिल्कुल एक अनजानी जगह पर, और वो जैसे ही उठता है वो बिल्कुल हड़बड़ा जाता है क्योंकि वो जो कमरा होता है वो उसके लिए बिल्कुल अनजान होता है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है, वो तुरंत उसको एक गन देती है और वो दोनों के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ रोबोटिक पुलिस भी उनके पीछे पड़ी हुई है और उनकी फायरिंग की वजह से जो लड़की है वो एक खिड़की से नीचे गिरने वाली होती है। तभी जो रोबोटिक पुलिस है वो एक इलेक्ट्रिक रोप से जो हीरो है जिसका नाम डक है उसके ऊपर हमला करती है, जिससे वो एकदम अनस्टेबल हो जाता है और उसका जो हाथ है वो उस लड़की के हाथ से छूट जाता है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। तभी उसकी आँख खुलती है और डक देखता है कि वो अपने कमरे में है और उसने दोबारा से एक सपना देखा है। उसके पास में लेटी हुई उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या आज दोबारा से तुमने वही सपना देखा जो तुम हमेशा देखते हो। तो हमारा हीरो जिसका नाम डक है वो बताता है कि हाँ, ये हर बार का है और वो हर बार इसी सपने को देखता है, उसके अलावा उसको कोई भी और सपना नहीं आता। तभी हमें सामने न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ दिखाई जाती है कि एक जो मेथाज है, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, उसने ट्रेन को ब्लास्ट कर दिया बॉम्ब से। अब ये चीज़ हमें आगे पता चलेगी कि कौन है मेथाज और कौन है ये टेररिस्ट ग्रुप। फिर हमें हीरो के बालकनी का सीन दिखाया जाता है। क्योंकि ये एक फ्यूचर वर्ल्ड है तो डायरेक्टर ने इसको बिल्कुल एडवांस्ड दिखाया क्योंकि 21st सेंचुरी की एंडिंग है। तभी जो हमारे हीरो है वो एक वर्कर है कॉलोनी का, वो काम पे जा रहा होता है। तभी उसको बीच में एक एडवर्टाइजमेंट दिखता है जो होता है रिकॉल का। वो इसको इग्नोर करते हुए लिफ्ट में जाता है और लिफ्ट में हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ बहुत सारे वर्कर्स हैं जो कॉलोनी से यूएफ भी जा रहे हैं, यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ब्रिटेन। तभी हमें हीरो का दोस्त दिखाया जाता है जिसका नाम है हेनरी। जो डक है वो हेनरी से बोलता है कि उसको एक बार रिकॉल में जाना है, लेकिन जो हेनरी है वो उसकी बात को नज़रअंदाज कर देते, वो कहता है कि हाँ चले जाना। तभी हमें कोहेगन दिखाया जाता है। जो कोहेगन है वो है यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ब्रिटेन का एज अ प्रेसिडेंट मान लो, मतलब ये लीडर है जो कॉलोनी पर भी राज करना चाहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है लिफ्ट को। दरअसल इस समय के लोग कॉलोनी से यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ब्रिटेन में जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते थे। तभी डक अपने दोस्त से कहता है कि उसको अब ये ज़िंदगी बहुत बोरिंग लगने लग गई है और उसको एक बार रिकॉल में जाना है और अपने माइंड में कुछ फीलिंग्स को ऐड करवाना है, मेमोरीज़ को। तभी उसका जो दोस्त है वो उससे मना कर देता है कि नहीं, रिकॉल एक ख़तरनाक जगह है। तभी हमें दिखाई जाती है यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ब्रिटेन, जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस जगह है, जो कॉलोनी की तरह बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर रोबोटिक पुलिस हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हैं। तभी हमें उसका दोस्त दिखाया जाता है हेनरी, जो डक से कह रहा होता है कि तुम कहीं भी चले जाना लेकिन रिकॉल में कभी मत जाना। दरअसल रिकॉल एक बहुत ज़्यादा डरावनी जगह है जो तुम्हारी मेमोरीज़ के साथ छेड़छाड़ करती है। तो जो हीरो है वो उसकी बात मान जाता है। डक कहता है कि हाँ ठीक है, नहीं जाऊँगा। तभी हमें डक दिखाया जाता है जो अपने साथी टीममेट को समझा रहा होता है कि कैसे रोबोटिक पुलिस को सही किया जाता है। दरअसल जो उसका कलीग होता है उसने हेनरी की बातें सुन ली होती हैं और वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त ने जो तुम्हें बताया है वो बिल्कुल गलत है। दरअसल रिकॉल तो एक जन्नत है। अब ये सुन के डक का दिमाग भी थोड़ा फैल जाता है और उसको अब रिकॉल में जाने की और ज़्यादा इच्छा होती है। उसका कलीग उसको एक कार्ड देता है जो होता है रिकॉल का, एक आइडेंटिफिकेशन कोड मान लीजिए इसे। फिर उसके बाद ये सीन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सीन में हमें दिखाया जाता है जो कोहेगन है, जो यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ब्रिटेन का प्रेसिडेंट है, वो एक एग्रीमेंट लेके आता है डक के पास। दरअसल वो हर एक वर्कर के पास जाता है। दरअसल ये एग्रीमेंट होता है जो मेथाइज है, जो एक टेररिस्ट ग्रुप चला रहा है, उससे बचने के लिए। ये एक तरीके का प्रूफ है कि आप कभी भी टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे और आप हमेशा यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ब्रिटेन के लिए वफादार रहेंगे। ये जो भेजा था ये था कोहेगन की एक चाल थी, जो हर एक वर्कर, जो भी इस कॉलोनी का हर एक सिटीजन था, उससे साइन करवाना चाहता था।
जिससे ये होगा कि जो वहाँ के लोग हैं वो कभी भी रिटेलिएट, कभी विरोध नहीं करेंगे। ये एक प्रूफ है, अगर वो विरोध करेंगे तो उनको फिर उनकी सज़ा भी होगी। तो इससे क्या होता है, जो डक होता है वो उसकी बात मान जाता है और वो बिना कोई हिचकिचाहट के उस पर साइन कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो डक है वो कॉलोनी वापस जा रहा है लिफ्ट में बैठ के, लेकिन उसको बार बार वही विजन्स आ रहे हैं जो उसको हमेशा सपने में आते थे। जैसे कि वो हीरोइन है, उसका हाथ गिर रहा है, और वहीं के वो कमरा, ऐसी चीज़ें दोबारा याद आने लग जाती हैं। फिर वो जब अपने घर पहुंचता है तो उसको एक नोट मिलता है और उसकी बीवी कहती है कि मैं सो रही हूँ, तुम अपना बाहर जाके एंजॉय करो। तो वो एक बार में जाता है जहाँ पे उसका दोस्त हेनरी भी होता है। वो हेनरी से कहता है कि हेनरी, मैंने आज तक कभी भी पियानो बजाना नहीं सीखा, लेकिन जब भी मैं पियानो बजाता हूँ तो एक प्रोफेशनल की तरह बजाता हूँ। ये सुनकर हेनरी को भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसके माइंड को डाइवर्ट कर देता है। वो कहता है कि ये एक आम बात है, और वो उससे कहता है कि अब तुम शांति से अपने घर जाओ और वहाँ पे जाके रेस्ट करो। तो डक कहता है कि हाँ ठीक है, मैं वहीं जा रहा हूँ, अपने घर ही जाऊँगा। लेकिन वो अपने घर न जाकर वो जाता है जहाँ पर रिकॉल, जो लोगों के माइंड को रिवाइंड करती है, उसमें नई नई फीलिंग्स डालती है, उस कंपनी के पास, उस संस्था के पास। और उसको फाइनली रिकॉल मिल भी जाती है। तो जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पे उसको बहुत चीज़ें अजीब सी लगती हैं, लेकिन वो जो रिकॉल की मैनेजर होती है उससे बात करता है और उसको अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाता है। अब क्योंकि वो अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखा देता है, जिससे साबित हो जाता है कि वो एक रिकॉल का कोई मेंबर है। तो फिर वो फाइनली जब उस लोकेशन के अंदर जाता है तो वो देखता है उस मशीन को, जिससे लोगों के माइंड में नई नई फीलिंग्स डाली जाती हैं, जैसा वो बनना चाहते हैं उन फीलिंगों को उसमें डाला जाता है। मान के चलो एक सपने का माया जाल बुना जाता है उनके लिए, जिससे उन्हें लगे कि ये सब चीज़ें सच हैं। तो जो वहाँ का जो मैनेजर होता है, जो उस जगह का मालिक होता है, वो उसको उस मशीन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है और वो उससे पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई सीक्रेट एजेंट। अब क्योंकि जो हमारा डक है वो हमेशा अपने सपनों में सीक्रेट एजेंट ही बनता था, तो वो कहता है कि मैं सीक्रेट एजेंट बनना चाहूँगा। तो फिर तैयारियां शुरू होती हैं। वो जो आदमी होता है उसके फंक्शंस को क्लियर करता है और वो उससे कहता है कि हमें अपनी ज़िंदगी की सारी बातें बतानी पड़ती हैं, अपने जितने भी सीक्रेट्स हैं वो सब बताने पड़ेंगे। तो जो डक है वो उसको अपने सारे सीक्रेट बता देता है। वो कहता है कि मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं और मैं अपनी वाइफ लूइस से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये सब चीज़ें उसमें फीड कर दी जाती हैं। और फिर जब मशीन को स्टार्ट किया जाता है तो फिर वो उसमें फंक्शन डाल देते हैं कि जो डक है उसको एक सीक्रेट एजेंट बनना है। फिर अचानक से जैसे ही मशीन स्टार्ट होती है तभी वहाँ का मैनेजर उससे कहता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तुमने ज़रूर हमसे कुछ ना कुछ छुपाया है। तो डक कहता है कि नहीं, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया, मैं सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूँ जिसका नाम है लुइस, और हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं। ये सुनकर वो थोड़ा भड़क जाता है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रोबोटिक पुलिस है उसका हमला हो चुका है। रोबोटिक पुलिस के साथ जो ह्यूमन मेड पुलिस है वो भी है, और वो उनको सबको मार देती है और डक को गन पॉइंट पे ले लेती है। लेकिन तभी हम क्या देखते हैं, डक के अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा घुसती है, वो सभी के सभी रोबोटिक पुलिस साथ में ह्यूमन पुलिस को भी मार देता है। और अचानक से उसके अंदर ऐसा लगता है कि सुपर नेचुरल पावर आ चुकी है, और तभी और पुलिस वाले भी आ जाते हैं और उस पर गोली चलाना चालू कर देते हैं और वो उस रिकॉल के गेट को अंदर से बंद कर देता है। तभी हम देखते हैं जो बाहर पुलिस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो अंदर एक ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो वहाँ से भागने में, एस्केप होने में कामयाब हो जाता है। तभी में न्यूज़ पे दिखाया जाता है कि रिकॉल के अंदर 20 रोबोटिक पुलिस फायरिंग के दौरान मारी जा चुकी है। तो डक अब सीधा भागते हुए अपनी पत्नी लुइस के पास जाता है, क्योंकि वो लुइस से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो वो लुइस को सारी बातें बता देता है, लेकिन जो लुइस होती है वो उसकी बात को नहीं मानती। वो कहती है कि रिकॉल ने तुम्हारे साथ कोई ना कोई तुम्हारे दिमाग में छेड़खानी करी है और तुमको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि तुमने 20 लोगों को मारा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डक उसको बहुत शांति से बताता है कि नहीं, उसने वाकई में 20 लोगों का मर्डर किया है। तो उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और वो उसको अपने गले से लगा लेती है। वो कहती है कि मामूली वर्कर कभी भी 20 रोबोटिक पुलिस का मर्डर नहीं कर सकता, तुम सिर्फ एक वर्कर हो और तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी वाइफ है लुइस, वो उसके गले को बहुत ज़ोर से दबा रही होती है, जिससे जो डक का गला है वो दम है जो बहुत ज़्यादा घुटने लग जाता है। और वो कहता है कि लुइस तुम्हें क्या कर रही हो, तुम्हें क्या कर रही हो। तभी उन दोनों के बीच में बहुत ज़ोर की हाथापाई होने लग जाती है और डक और लुइस एकदम प्रोफेशनल एजेंट्स की तरह लड़ने लग जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि डक जो है वो एक
वर्कर है, ऐसा लगता है कि वो वाकई में एक सीक्रेट एजेंट है। तभी डक अपनी ट्रिक से लुइस को गन पॉइंट पे लेता है और वो पूछता है कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और तुम क्या चाहती हो। तभी हमें एक बहुत शॉकिंग चीज़ पता चलती है। जो लुइस है वो उसको बताती है कि तुम्हें क्या लगता है हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, दरअसल हम सिर्फ 6 हफ्ते पहले ही मिले हैं। तुम्हारे माइंड में ये सारी चीज़ें डाली गई हैं कि मैं और तुम दोनों प्यार करते, हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम दोनों बहुत अलग हैं। मुझे तो कोहेगन ने भेजा है और मुझसे ये कहा गया था कि मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखूं, तुम्हारे अंदर जो एक चीज़ है तुम्हारे माइंड के अंदर उसको निकलवाऊं। और वो उसको सारी बातें बताती है। वो कहती है कि ये सब किया धरा सिर्फ और सिर्फ कोहेगन का है और मैं कोहेगन के इशारे पे काम करती हूँ। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, लेकिन ये जो तुम्हें आइडेंटिटी दी गई है ये बिल्कुल झूठी है। तभी लुइस उस पर बहुत ज़ोर से लात मारती है और वो डक जो है वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। अब जो डक है वो लुइस के चंगुल से निकल जाता है, वहाँ से एस्केप होने में कामयाब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो पूरे एरिया की पूरी कॉलोनी की रोबोटिक पुलिस डक को ढूंढने में लग जाती है और खुद उसकी वाइफ जिसका नाम लुइस था, जो डक से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि डक के हाथ में एक रिंग बजती है और उसके हाथ में लाइटनिंग, ऐसा लगता है कि उसके हाथ में कोई सेल फोन है जो अंदर ट्रांसप्लांट है। तो जब डक उस कॉल को उठाता है तब सामने से आवाज़ आती है कि क्या तुम हेनरी बोल रहे हो? तो डक कहता है कि नहीं, मैं हेनरी बोल रहा हूँ। तो सामने वाला जो आदमी होता है वो उससे कहता है कि फटाफट अपने इस हाथ को किसी शीशे पे आके रखो। और सामने से आवाज़ आती है एक आदमी की जो उससे कहता है कि मेरा नाम हेरोल्ड है और तुम जो इस टाइम पे ज़िंदगी जी रहे हो वो बिल्कुल झूठी है। दरअसल तुम्हारा नाम हेनरी है और तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने सेल फ़ोन को अपने हाथ से हटाना होगा, यानी इसे डीएक्टिवेट करना होगा। तो जो डक होता है वो उससे पूछता है कि बताओ मुझे मेरे बारे में, मैं कौन हूँ आखिर, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो वो जो सामने हेरोल्ड होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, अब मैं एक कोड भेज रहा हूँ, तुम्हें सिर्फ उस कोड को देखना है। तभी डक के पास एक मैसेज आता है जो होता है फर्स्ट बैंक का, जिस पे लिखा होता है बॉक्स 10548। अब डक कैसे भी करके जो उस सेल फोन को डीएक्टिवेट कर देता है जैसे हेरोल्ड ने कहा था। तभी हम देखते हैं कि कॉलोनी की सारी रोबोटिक पुलिस डक के पीछे पड़ी हुई है। अब हमें एक बात क्लियर होती है कि लुइस जो अब तक डक की वाइफ थी, दरअसल वो उसकी वाइफ नहीं, एक सीक्रेट एजेंट है जो कोहेगन ने उसके पास जी है। फिर हमें कोहेगन को दिखाया जाता है जो लुइस से कहता है कि उसे कैसे भी करके हैरी चाहिए। तो लुइस उससे पूछती है कि ऐसा क्या है उस आदमी में, मतलब डक में ऐसा क्या है जो आप उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, आप आखिर उसको इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों बता रहे हैं? वो एक आम आदमी है या वाकई में कोई सीक्रेट एजेंट है? तभी हमें दिखाया जाता है कि लुइस अपने सभी ऑफिसर से कहती है कि उसे कैसे भी करके डक को ख़त्म करना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो डक है वो फर्स्ट बैंक पहुंच चुका है और वो अपने अकाउंट को चेक कर रहा होता है। तभी उसको उसके अकाउंट में एक बॉक्स मिलता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले वो आइडेंटिटी कार्ड्स को देखता है जिसमें सबसे पहला होता है जाओ शेंग का और दूसरा होता है खुद हैरी का। और फिर तभी उसको एक वीडियो फुटेज भी रिसीव्ड होता है, एक फ़ाइल होती है जिसमें उसे दिखाया जाता है कि जो हैरी है वो खुद स्क्रीन पर बोल रहा है और वो कह रहा है कि ये जो तुम्हारी शक्ल है जो तुमको दी गई है वो तुम्हारी शक्ल नहीं है, दरअसल तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है और उसे पहचानने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने घर जाना होगा। तभी हमें एयरपोर्ट पे दिखाया जाता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बार बार स्कैनिंग के चक्कर में यहाँ से वहाँ जा रहा होता है, लेकिन उसकी स्कैनिंग सही से नहीं हो पा रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं खुद हैरी होता है और वो वहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन उसके पीछे अब वो एक यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ब्रिटेन में है और उसके पीछे बहुत सारी पुलिस पड़ जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने एक कार आके रुकती है जिसके अंदर कोई और नहीं वही लड़की होती है जो हमेशा हैरी के सपनों में आती थी। अब वो उसको लेके वहाँ से भाग जाती है, लेकिन यूएफबी की सारी पुलिस उस गाड़ी का पीछा कर रही होती है। खुद उसकी वाइफ लुइस जो सीक्रेट एजेंट है कोहेगन की, वो भी डक के पीछे पड़ी हुई होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि डक और उसकी जो साथ में लड़की बैठी थी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लड़की वहीं पे बेहोश हो जाती है।
तभी डक उसको उठाकर अपने घर लेके जाता है, जहाँ पर वो उसको लिटाता है और उस लड़की को मतलब वो एक तरीके से याद करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ये लड़की है कौन, ये वही लड़की है जो उसके सपनों में आती थी। फिर डक अपनी भी चोटों को सही करता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डक पियानो बजा रहा है। अब हमें शुरू में ही मैंने बताया था कि उसको पियानो बजाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो डक कैजुअली पियानो बजाने लग जाता है। और जैसे ही वो उस पियानो को बजा रहा होता है तभी अचानक से उसके हाथों से एक पर्टिकुलर धुन निकलती है, जिससे ऐसा लगता है कि पियानो कुछ डीएक्टिवेट हो चुका है। और तभी हमें सामने दिखाया जाता है एक होलोग्राफिक इमेज जो बिल्कुल एडवांस्ड होती है, और हमें सामने दिखाया जाता है खुद हैरी को, जो उसकी पुरानी शक्ल थी। दरअसल जो हैरी है उसने खुद के लिए ही एक मैसेज छोड़ा था। उसको जो पुराना वाला हैरी है उसको सब पता था कि आगे चल के क्या होने वाला है, उसको पता था कि उसकी याददाश्त मिट जाएगी, इसलिए वो खुद के लिए एक मैसेज छोड़ता है। अब सबसे पहले हैरी उसके गले में एक टाइप का जो बंधा होता है, एक ब्रासलेट टाइप का, जिससे वो अपनी शक्ल को चेंज कर सकता है, उसे अपनी गर्दन से हटाता है और अपने असली रूप में आता है। अब ये जो सामने शक्ल है ये है असली हैरी की। फिर वो उससे कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन तुम्हें जल्दी करनी होगी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अब आपको कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये दोनों एक ही हैं। जो हमें फुटेज में दिखाया जा रहा है उसने खुद के लिए ही एक मैसेज छोड़ा था, ताकि याददाश्त गुम हो जाने पर उसको जो सामने जो डक है उसको अपनी असली आइडेंटिटी पता चल सके। तो फिर डक उससे सीधे सीधे पूछता है कि ये बताओ मैं हूँ कौन। तो जो सामने जो हैरी है वो उसको बताता है कि तुम मैं ही हूँ। दरअसल तुम्हारी याददाश्त को मिटाया गया है और तुम एक सीक्रेट एजेंट हो। दरअसल वो फिर कोहेगन के बारे में बताता है। वो बताता है कि कोहेगन जो है वो एक बहुत ज़्यादा बुरा आदमी है, जो यूएफबी पे तो राज कर ही रहा है, वो चाहता है कि कॉलोनी पर भी उसी का राज हो। और वो बताता है कि पहले हैरी यानी वो भी पहले कोहेगन के लिए ही काम करता था, लेकिन जब से उसे उसके असली इरादों के बारे में पता चला तब से उसने उसका साथ छोड़ दिया। अब कोहेगन भी जो हैरी है उसको दोबारा से पाना चाहता है, लेकिन हैरी को उसके इरादों के बारे में पता चल गया, तो इसलिए उसने जो टेररिस्ट ग्रुप था मथाइस का उसको ज्वाइन कर लिया। मथाइस का मोटिव ये था कि वो कैसे भी करके कोहेगन को हराएं और उसकी जितनी भी रोबोटिक पुलिस है उसको डिस्ट्रॉय कर दें, जिससे कभी भी आने वाले टाइम में कॉलोनी के लोगों पर कोई भी खतरा ना हो और कभी भी जो कोहेगन है वो कॉलोनी पर राज ना कर पाए। ये सब बातें वो उसको बताता है, लेकिन डक को अभी भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होती है। वो कहता है कि यार ये सब कुछ हो नहीं सकता। तभी जो होता है, जो लड़की होती है वो जाग जाती है। अब वो लड़की उससे कहती है कि क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं है कि तुम सच में हैरी हो? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी शादी को 7 साल हो चुके हैं? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारा नाम डक है और हैरी नहीं है? तो ये सब सुन के जो हैरी होता है उसको लगता है कि हाँ शायद हो सकता है ये सही है, क्योंकि उसने बहुत सारी फुटेज भी देख ली होती हैं। फिर वो होटल के नीचे आते हैं। अब ये जो सीन है ना दोस्तों, मुझे पूरी मूवी का सबसे अच्छा सीन लगता है, क्योंकि इस सीन में जो अंडरस्टैंडिंग दिखाई गई है, जो एक्टिंग दिखाई गई है, जो हीरो का जो दोस्त है हैरी की, वो सबसे ज़्यादा धांसू है। तो फिर क्या होता है, वो नीचे आते हैं दोनों के दोनों, तो वो बाहर देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ है और चारों तरफ से रोबोटिक पुलिस ने उनको घेर लिया है, डक को और उस लड़की को। तभी हमें दिखाया जाता है हेनरी, जो कि डक का दोस्त था। अब ये जो सीन है इसमें हमें दिखाया जाता है कि जो हेनरी है वो डक को समझा रहा है कि वो अभी भी रिकॉल की उसी चेयर पे बैठा हुआ है। दरअसल वो कहता है कि ये जो तुम अभी देख रहे हो ये सिर्फ तुम्हारे माइंड का एक वहम है। दरअसल तुम अपने ही माइंड में फंस चुके हो, ये पूरी दुनिया असली नहीं है। दरअसल तुमने रिकॉल में कहा था और ऑप्शन चूज़ किया था कि तुमको एक सीक्रेट एजेंट बनना है, इसलिए तुम्हें ये जो दुनिया दिखाई जा रही है बिल्कुल तुम्हें ऐसा दिखाई जा रही है कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो, लेकिन ना मैं असली हूँ ना तुम असली हो। दरअसल तुम तो अभी रिकॉल में बैठे हुए हो और तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास बैठी हुई है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो देखो अपने मन में झांक के, तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारी वाइफ अभी तुम्हारी बहुत चिंता कर रही है। तो उससे कहता है कि नहीं ये सब झूठ है, और साथ में जो लड़की होती है वो भी कह रही होती है डक से कि नहीं डक, ये सब तुमको पागल बना रहे हैं, तुम नहीं हो, कोई रिकॉल में नहीं हो, तुम वाकई में एक सीक्रेट एजेंट हो और अभी तुम मेरे साथ हो, ना कि तुम अपनी किसी माइंड की दुनिया में हो। तो हेनरी कहता है कि देखो डक, अगर तुम्हें इस माया जाल से बाहर निकलना है तो तुम्हें इस लड़की को गोली से उड़ाना होगा, क्योंकि यही लड़की है जिसने तुम्हारे माइंड में तुमको ये सब करवा रही है।
अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम इसको गोली मारो और तुम अपनी वाइफ के साथ उठोगे और देखोगे कि मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ हूँ और तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास बैठी हुई है। दरअसल मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कल्पना में आया हूँ, क्योंकि और ये जो लाइफ जैकेट है ये भी तुमने ही मुझे पहनाई है। जिसे सुन के डक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। अब उसको भी थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। उसको लगता है कि हाँ, वो भी अपने माइंड में कहीं फंस चुका है और वो उस लड़की पे भी शक करने लग जाता है। लेकिन वो लड़की उसको बहुत समझाती है और एट लास्ट वो शांत हो जाती है। तभी डक हेनरी को गोली मार देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये कोई मायाजाल नहीं है, सच्ची की दुनिया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी वाइफ है लुइस, वो भी अपने असली रूप में आती है। दरअसल ये सब लुइस का ही किया धरा था। वो डक को बरगलाना चाहती थी। वो चाहती थी कि डक ये सब सच मान ले, उस लड़की को गोली मार दे। तभी डक उस लड़की के साथ वहाँ से अंदर आता है और फायरिंग होना चालू हो जाती है और रोबोटिक पुलिस के बहुत सारा ग्रुप और उसकी वाइफ लुइस भी उस पर फायरिंग करने लग जाती है। तभी जो लुइस होती है वो कहती है कि हाउसर क्या तुम वहीं पढ़ो, और वो उसे बताती है कि कोहेगन ने कहा है कि उसको डक, हैरी, हाउसर जो भी कह लो, उसको ज़िंदा चाहिए। लेकिन जो लुइस है वो किसी भी हालत में हैरी को मारना चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो सीक्रेट एजेंट है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हैरी और वो लड़की दोनों के दोनों वहाँ से एस्केप कर जाते हैं और लिफ्ट के एक भूल-भुलैया टाइप के में वहाँ पे चले जाते हैं और वो एक लिफ्ट के बंकर के ऊपर कूद जाते हैं। और जो उसकी लड़की होती है वो कैसे भी करके मतलब उस गेट को खोल देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रोबोटिक पुलिस आ चुकी है और वो सब के सब हैरी और उस लड़की पर हमला कर रहे हैं। और जो लुइस है वो तो भयंकर वाले गुस्से में होती है। वो तो कैसे भी करके सिर्फ और सिर्फ हैरी की जान मारना चाहती है और रोबोटिक पुलिस को उसके ऊपर हावी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो हैरी है वो एक रोबोटिक पुलिस को तो ख़त्म कर देता है, लेकिन लुइस वहाँ पर एक बॉम्ब प्लांट कर देती है और वो ब्लास्ट हो जाता है और लुइस वहाँ से कूद जाती है लिफ्ट में से और लिफ्ट ब्लास्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो हैरी और जो वो लड़की है वो दोनों उस बिल्डिंग से नीचे आ जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ पे आके देखते हैं तो देखते हैं कि पूरे यूएफबी में हाई अलर्ट हो चुका है उन दोनों के खिलाफ और सब लोग उनको पकड़ना चाहते हैं। और फिर जो लड़की होती है वो डक को जो मैथाइस से मिलवाने के लिए लेके जाती है। तो वो सबसे पहले जो मैथाइस ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप, उसके मेंबर से मिलवाती है। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि पहले जो था हैरी वो पहले कोहेगन के लिए काम करता था, लेकिन जब उसको कोहेगन की असलियत के बारे में पता चला तो फिर वो मैथाइस से जुड़ गया। मैथाइस एक टेररिस्ट ग्रुप है, लेकिन कोहेगन ने हैरी को पकड़ लिया और उसकी प्लास्टिक सर्जरी करा के रिकॉल से उसकी सारी मेमोरी को रिवाइंड करवा के हटा दिया। तो ये सब लोग जो होते हैं वो पहले तो हैरी को पहचानते नहीं हैं, लेकिन जब वो लड़की कहती है कि हाँ यही असली हैरी है तो सब लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं और उसको गले से लगा लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि ट्रेन से वो लड़की और डक और पूरा मैथाइस का ग्रुप एक सुनसान जगह पे जा रहा है। अब क्योंकि बाहर की दुनिया केमिकल वॉर की वजह से तबाह हो चुकी है, इसलिए सब लोग अपने मुंह पे फेस मास्क लगा के जाते हैं। अब पूरा जो यूएफबी होता है वो उनको कॉलोनी में ढूंढना होता है, लेकिन ये लोग कॉलोनी में नहीं, मैथाइस से मिलने के लिए एक बहुत ज़्यादा सुनसान जगह पे जा रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है मैथाइस जो उस ग्रुप का लीडर है, जो कोहेगन के ख़िलाफ़ जिसने आवाज़ उठाई थी और उसको पता था कि उसके कितने गंदे इरादे हैं, वो कॉलोनी के वर्कर्स के साथ क्या करना चाहता है। तो जो हमारा डक होता है वो उससे कहता है कि उसको अपनी मेमोरी वापस चाहिए। दरअसल उसे पता ही नहीं है कि वो कौन है, क्योंकि उसकी सारी की सारी मेमोरी कोहेगन ने मिटा दी है। तो मैथाइस पहले तो उससे मना करता है, लेकिन बार बार फोर्स करने पर डक के कि उसको अपनी पुरानी याददाश्त वापस चाहिए, वो उसको दोबारा से उस रिकॉल की मशीन पर बैठा देते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करना चालू करते हैं, मतलब उसकी याददाश्त को वापस लाने के लिए काम कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उसके माइंड के अंदर एक ब्लैक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर रोबोटिक पुलिस को ख़राब करने की एक फार्मूला होता है। और दरअसल मैथाइस को भी पता था कि डक के पास कहीं ना कहीं रोबोटिक पुलिस को ख़राब करने का एक फार्मूला है। तभी हम देखते हैं कि एक होलोग्राफिक इमेज निकल के आती है कोहेगन की और वो कहता है कि तुमको क्या लगता है कि रोबोटिक पुलिस ख़राब हो सकती है। और वो सबसे कहता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ एक जाल था मैथाइस को, उसकी लड़की को और डक को रंगे हाथों पकड़ने का। और ये जो तुम डक को अभी जो तुमने बैठा रखा है अपनी चेयर पे, ये भी उस प्लान में शामिल है। और बस अब ये समझ लो कि तुम्हारा आखिरी समय चल रहा है, कभी भी रोबोटिक पुलिस तुम्हारे इस इलाके को हमला करने के लिए आने वाली होगी। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारी रोबोटिक पुलिस
उन पर हमला कर देती है और फायरिंग करने लग जाती है और चारों तरफ सिर्फ रोबोटिक पुलिस होती है और वो जो लड़की होती है मैथाइस की उसको भी बंदी बना लेती हैं। और फिर हमें दिखाई जाती है लुइस जो रोबोटिक पुलिस के साथ आती है और फिर हमें दिखाया जाता है कोएगन जो कहता है कि रोबोटिक पुलिस को ख़राब करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं है, दरअसल ये तो सिर्फ और सिर्फ डक और मेरी एक साजिश थी जिससे हम मैथाइस जो सिर्फ और सिर्फ अकेला ग्रुप है जो कोएगन के खिलाफ रिवॉल्ट कर सकता है उसको मारने की। और वो तभी मैथाइस को गोली से मार देते हैं। और फिर जो मैथाइस होता है वो अपनी बेटी से कहता है कि उसको डक पर पूरा विश्वास था और डक ऐसा कभी नहीं कर सकता, और ये कह के वो मर जाता है। अब ये जो सीन है दोस्तों बहुत शांति से मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीन है, मैं आपको लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। दरअसल जो कोएगन बता रहा होता है वो बिल्कुल सच होता है। डक या फिर हैरी कह लो या फिर हाउसर कह लो, उसने और कोएगन ने मिलके प्लान बनाया होता है कि वो दोनों मिलके मैथाइस को पकड़ेंगे। तो इसलिए कोएगन हाउसर की हैरी की जो भी कह लो उसकी याददाश्त को मिटा देता है, जिससे जो डक है वो उस लड़की को अपने प्यार में फंसा लेता है, जिससे वो उसको लेके मैथाइस तक पहुंच जाती है। और कोएगन और डक का यही प्लान होता है कि जब ये पूरा प्लान कंप्लीट हो जाएगा तो कोएगन डक की याददाश्त वापस कर देगा। अब जो हमने देखा वो पियानो वाला सीन जो सब कुछ था वो डक ने खुद ही अपने लिए जाल बिछाया था ताकि कहीं पर भी ऐसा ना हो कि जो लड़की है उसको शक हो कि डक उनके साथ नहीं है। इसलिए ये सब जो था वो कोएगन का ही प्लान था। अब कोएगन चाहता है कि डक की जो पुरानी याददाश्त है वो वापस आ जाए, लेकिन जो डक की याददाश्त जा चुकी है, जो अब का डक है उसको उस लड़की से प्यार है और वो कहता है कि नहीं अब मुझे मेरी याददाश्त वापस नहीं चाहिए, क्योंकि उसको ही पता होता है कि अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो वो कोएगन का दोबारा से वफादार हो जाएगा। तभी जब वो उस मशीन को चालू कर रहे होते हैं रिकॉल की को, तभी उसे पता चलता है कि जो गार्ड है वो उसका दोस्त है हेरल्ड, और वो उसको बांधता नहीं है, उसको रिकॉल की मशीन से खोल देता है, जिससे जो डक होता है वो फ्री हो जाता है वहाँ से और जितने भी रोबोटिक गार्ड्स हैं उनको मार देता है। तभी हम बाहर देखते हैं कि मतलब बहुत सारी जो कॉलोनी में भीड़ है वो हो चुकी है, क्योंकि अब जो कोएगन है वो सारी रोबोटिक पुलिस को लेकर, जितनी भी रोबोटिक पुलिस है उसको लेकर कॉलोनी पर हमला करने वाला होता है। और हम देखते हैं कि हज़ारों की संख्या में रोबोटिक पुलिस कॉलोनी की तरफ बढ़ रही होती है, जिससे वो कॉलोनी पर भी अपना राज कर सके। लेकिन जो डक होता है वो एक हेलीकॉप्टर को हायर करता है और वहाँ से उड़ जाता है। वो जा रहा होता है रिकॉल की तरफ, जहाँ पर जो पूरी सेना है रोबोटिक पुलिस है सारी की सारी। तभी वो वहाँ जाके देखता है कि जितनी भी रोबोटिक पुलिस है वो सब की सब तैयार हो रही है कॉलोनी पर हमला करने के लिए, और जो लड़की है मैथाइस की उसको एक बंदी बना लिए गए रोबोटिक पुलिस ने। लेकिन वो उसको कैसे भी ना कैसे करके फ्री कर देता है और जितनी भी रोबोटिक पुलिस है उनसे फाइट करने लग जाता है। वो दोनों रोबोटिक पुलिस से फाइट करते हैं, लेकिन ज़ीरो ग्रेविटी होने की वजह से उनको फाइट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इतना कोई इंपॉर्टेंट सीन नहीं है, लेकिन फाइट होती है और वो दोनों जीत जाते हैं। लेकिन तभी एक बहुत ज़्यादा एडवांस रोबोट डक को पकड़ लेता है और कोएगन के पास ले आता है। तभी हम देखते हैं कि कोएगन जो डक को मारने वाला होता है, लेकिन डक के ट्रिक से उसको हटा देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ की जो पूरा ऊपर का जो होता है टेरेन, उसकी लाइट जल जाती है और उसकी फ्लैश को पड़ने से कोएगन की आंखें गिर जाती हैं। वो डक पे गोली मारने वाला होता है, लेकिन डक उसको वहाँ से हटा देता है। और हम देखते हैं कि मतलब जो ऊपर की जो छत है उस पर से एक हेलीकॉप्टर निकला है। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है कि रोबोटिक पुलिस आगे बढ़ रही है और कॉलिंग तरफ हमला करने के लिए, लेकिन तभी जो उसकी बेटी है वो हेलीकॉप्टर लेके कोएगन का जो एडवांस रोबोट होता है उसको मार देती है। तभी हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि जब डक उससे लड़ रहा था उस एडवांस पुलिस से, और जब कोएगन ने उस पर गन तानी हुई थी, तभी जो मैथाइस की जो लड़की है उसने बिल्डिंग के अंदर एक बॉम्ब को प्लांट कर दिया था, जिससे पूरी बिल्डिंग बिल्कुल मतलब ब्लास्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि मतलब जो पूरी बिल्डिंग है वो नीचे गिरना चालू हो जाती है और जितने भी मतलब जो सब रोबोटिक पुलिस है वो सब के सब मतलब वहीं पे वहीं ब्लास्ट हो जाते हैं सबके सब, और पूरी बिल्डिंग रिकॉल की सारी बिल्डिंग नीचे गिरने लग जाती है। और कोएगन के साथ जितनी भी उसकी रोबोटिक पुलिस थी वो सब की सब ढह जाती है, मतलब बिल्कुल ब्लास्ट हो जाती है। पूरी बिल्डिंग गई तो मतलब कोएगन भी गया।
जो बिल्डिंग होती है रिकॉल की नीचे गिर जाती है और यूएफबी से कोएगन का राज खत्म हो जाता है और हमारे दोनों हीरो हीरोइन डक और मैथाइस की लड़की वो बच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि डक की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है और डक बिल्कुल सही सलामत होता है। उसने पूरी कॉलोनी को यूएफबी से और कोएगन से बचा लिया होता है और रोबोटिक पुलिस भी सारी की सारी ब्लास्ट हो चुकी होती है और जो मैथाइस की लड़की होती है वो भी उसके साथ होती है। तभी हम देखते हैं कि मैथाइस की लड़की डक के हाथों पर हाथ रखती है और तभी डक को एहसास होता है कि ये जो है वो मैथाइस की लड़की नहीं है। दरअसल डक और मैथाइस की लड़की के हाथों पर एक सेम टू सेम एक निशान बना हुआ होता है जो अब उसके हाथों पर नहीं है। तो डक समझ जाता है कि ये और कोई नहीं लुइस है और लुइस भी अपने असली रूप में आ जाती है। दरअसल जब रिकॉल की बिल्डिंग गिर रही होती है तो उसमें डक और मैथाइस की लड़की को छोड़ के लुइस भी बच जाती है और अब वो डक को पकड़ लेती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और पीछे से गार्ड पुलिस इसको गोली से मार देती है और लुइस भी यहाँ पर मर जाती है। तभी हमें न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है कि कॉलोनी और जो वहाँ के लोग हैं यूएफबी के वो सब बहुत जश्न मना रहे हैं और सब लोग बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और इसी के साथ ही पिक्चर यहाँ पर एंड हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं मूवीज़ के कैरेक्टर्स की। तो पहला कैरेक्टर था हाउसर हैरी डक जो कि एक ही आदमी है उसका। दूसरे कैरेक्टर में थी हमें लुइस जो मेरे हिसाब से तो कोएगन से भी बड़ी दुश्मन थी डक की क्योंकि वो सीधे उसको जान से मारना चाहती थी। तीसरा कैरेक्टर थी जो मैथाइस की बेटी थी, इसका नाम मेलेनिन था जो डक से वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फोर्थ कैरेक्टर था हमारा कोएगन जो कॉलोनी पर राज करना चाहता था जिसके लिए उसने ये सारा प्लान बनाया। पांचवा कैरेक्टर था हमारा मैथाइस और छठा कैरेक्टर था हेनरी। भाई इस बंदे की एक्टिंग उस टाइम पे तो बहुत गजब थी जब ये दोनों बिल्डिंग से नीचे उतर के आ रहे होते हैं। तो आपको ये मूवी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। शुक्रिया।